फ्रेंड, मेरे से एक सवाल पूछा गया और उसमें ये कहा गया कि अब भैया तांत्रिक सच में बुरे लोग होते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ, तांत्रिक बुरा नहीं होता, लेकिन जो तांत्रिक की लाइन पर चलकर गलत लाइन पकड़ ले, भूत प्रेतों से काम करवाए, भूत प्रेत दूसरों के घर छोड़े, तो फ्रेंड्स वो तरीका गलत होता है। बाकी मेरा यही मानना है कि तांत्रिक गलत नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर भी संवारता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के परिवारों को सही भी करता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि भूत प्रेत हमारा क्या कर लेंगे, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब बकवास की बातें हैं। और मैं आपको यहाँ से एक बात मेंशन कर दूँ, अगर उन्होंने पीछा पकड़ लिया ना तो भाई मेरे, वो आपको मंदिर में भी नाच नचा सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं भूत प्रेत। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, ये स्टोरी आई है हमारे पास उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से, और ये स्टोरी है अब्दुल की। अब्दुल एक ऐसा लड़का, मैं आपको बता दूं, जो पैदा होते ही समझ लो अपने सपनों को मार रहा था। उसका पढ़ाई करने का मन था, लेकिन अपने परिवार की माली हालत की वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया और काफ़ी ज़्यादा उसके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे। क्योंकि परिवार में मैं आपको बता दूं, वो 8 बहन भाई थे, और जिसमें से छठे नंबर का अब्दुल था और एक उसका छोटा भाई था इमरोज। और जो बड़े बहन भाई थे वो भी समझ लो फ्रेंड ऐसे थे कि हाँ भाई, अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करनी, और लड़ाई झगड़े में तो आप ये लगा लो नंबर 1, और कोई काम धंधा नहीं, सब एक तरफ से खाली, पूरा का पूरा घर में ही रहना और कुछ भी नहीं करना। और जो अब्दुल की मम्मी होती हैं और अब्दुल के पापा में भी पटरी कोई अच्छी खासी खाती नहीं, काफ़ी ज़्यादा उनके भी वाद विवाद ये आप लगा लो 2-4 महीने में होते रहते थे। जो अब्दुल की मम्मी थी उसके मायके वाले भी काफ़ी बार उनको बीच में आना पड़ता था समझाने के लिए कि भाई तुम्हारे बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं और इस तरीके की लड़ाइयाँ झगड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, जो अब्दुल की मम्मी थी 2-4 बार मायके भी लगा के आई, महीना महीना 2-2 महीना, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं समझौता होता था, फिर से वापस आ जाती थी। और फिर एक दिन ऐसा आता है फ्रेंड्स जहाँ पर रुबीना की और अब्दुल के पापा की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। अब्दुल को और इमरोज को वो हाथ पकड़ती है और ये कहती है कि मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, और मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर अब्दुल के पापा कहते हैं जा रही है तो जा, मेरे को तेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप का उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। और जैसे ही रुबीना अब्दुल और इमरोज को लेकर चली आती है अपने मायके, और मायके में कुछ दिन रहती है, तो जो उनकी भाभियाँ होती हैं रुबीना की, वो ये अपने पति को तानाकशी करने लग जाती हैं कि भाई तुम्हारी बहन आकर दरवाजे पर बैठ गई, इसका इंतज़ाम करो, क्या इसका ड्रामा है, हर 2-4-6 महीने में नाराज़ होकर यहाँ पर चली आती है। तो यहाँ पर अब्दुल के मामा ये कहते हैं देखो रुबीना, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब ये तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पर रुबीना उनसे भी लड़ने लगती है अपने भाई से कि भाई तेरे पर भी क्या मैं बोझ बन गई हूँ, ये बता मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये घर जितना तेरा है उतना मेरा भी तो है, क्या मैं क्या रोड से अब्बू अम्मी मुझको उठा कर लाए थे क्या। तो इस पर उसका भाई कुछ नहीं बोलता। तो उसका भाई ये कहता है देख बहन, अगर तुझे नहीं जाना तो तेरी मर्जी, अपना एक मकान पड़ा है गांव में, तू वहाँ जाकर रह ले, कोई वहाँ पर रोक टोक नहीं है। तो रुबीना वहाँ से चाबी लेती है और निकल जाती है अब्दुल को और इमरोज को लेकर, और सीधा उस गांव में पहुँचती है। और जो उनका घर होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ, इस तरफ कब्रिस्तान हो गया और इस तरफ इनका मकान हो गया। रुबीना क्या करती है, 2-4 दुकानदारों से कांटेक्ट बनाती है और ये कहती है कि भाई साहब, आपके जो भी सूट हैं मैं कमीशन बेस पे गांव में घूम घूम कर बेचूंगी, कुछ मेरा भी एक दिनचर्या चल जाएगी और आपका भी भला हो जाएगा। तो इस तरीके से उनमें आपस में डील हो जाती है। यहाँ पर रुबीना अपना काम करती है, और जो अब्दुल होता है, मैं आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा मटन खाने का शौक़ रखता है, और पसंद तो कहीं ना कहीं रुबीना को भी बहुत था कि हाँ भाई मटन खाने का। एक दिन अब्दुल अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, मेरे को मटन खाने का बहुत मन कर रहा है, जब से हम आए हैं अब्बू के घर से तब से हमें मटन नसीब नहीं हुआ।
तो यहाँ पर रुबीना के मन में ख्याल आते हैं कि देखो जब से बच्चे यहाँ आए हैं तब से बच्चों को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो बोली बेटा चिंता मत करो, दो एक दिन रुक जाओ, कसाई बाजार के दिन काटेगा और उस दिन मैं ताज़ा मटन तुम्हारे लिए लाऊंगी, फिर तुम आराम से खाना, जितना मर्जी खाना। और जो अब्दुल होता है उसकी एज भी लगभग 15 से 16 वर्ष होती है। जो इमरोज होता है वो लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु होती है। लगभग 2 से 4 दिन बीतते हैं और रुबीना अपना काम निपटा कर आ रही होती है और साथ में रुबीना दवाई भी लेती है, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होता, और 1 किलो मटन भी ख़रीद लाती है। और जैसे ही घर लेकर आती है तो यहाँ पर अब्दुल इमरोज काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो ये कहते हैं कि अम्मी आज हमारे लिए मटन लाई है। और यहाँ पर रुबीना की हिम्मत नहीं होती उस दिन काम करने की। बोले बेटा ये दाल चावल पड़े हैं, ये खा लो, ऐसा करो मटन मैं सुबह बना दूंगी, अभी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। इतना सुनकर अब्दुल और इमरोज भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बोले अम्मी तू मटन लाई है, हम तेरा इंतज़ार कर रहे थे कि आज मटन आएगा मटन आएगा, अब तू बना नहीं रही है। तो इस पर रुबीना कहती है बोले बच्चों जिद मत करो, आज रहने दो, मैं सुबह उठते ही तुम्हारे लिए मटन बना कर जाऊँगी काम पर। और रुबीना अपने कमरे की कुंडी लगा लेती है और दवाई लेती है, सो जाती है। बाहर के कमरे में तो उसने ताला लगा ही दिया था और जो इमरोज था और अब्दुल था वो बराबर वाले कमरे में सोते थे। और लगभग रात के 9 के 10 बजे इमरोज भी अपना सो गया था बिना किसी टेंशन के। और जो अब्दुल था उसको नींद नहीं आ रही थी, उसका ये मन था कि भाई मैं मटन खाऊंगा, मैं मटन खाऊंगा, मैं मटन खाऊंगा। वो कंडिया से लहसुन प्याज इस टाइप का सामान उठाता है थोड़ा सा कि चलो कोई बात नहीं मैं ही मटन बना लेता हूँ, मैंने देखा तो है अम्मी को बनाते हुए। वो अपना प्रोसेस शुरू करता है मटन बनाने का और मसाला तैयार होता है। उसके बाद जैसे ही उसमें मटन डालता है तो क्या होता है, जो उसका घर होता है, जो इधर मैंने आपको बताया था कब्रिस्तान था, एक खिड़की ये थी और एक खिड़की बराबर में थी और एक खिड़की दरवाज़ा इस तरफ था सड़क की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ये पीट रहा हो कि भाई खिड़की खोलो खिड़की खोलो। यहाँ पर अब्दुल ये सोच रहा है कि भाई लगता है हमारे घर चोर आ गए हैं, मैं अम्मी को उठाऊँ क्या करूँ। और ये भी सोचे कि अगर मैंने अम्मी को उठाया तो मुझसे लड़ेगी कि तू क्यों मटन बना रहा है जब तुझे मैंने कहा था। तो अब्दुल सोचता है क्यों ना मैं ही दरवाज़ा खोल कर देख लूँ। तो अब्दुल जैसे ही दरवाज़ा खिड़की खोलता है तो कोई भी नहीं होता। तो फिर अब्दुल ये सोचता है कोई बात नहीं, खिड़की खुली ही रहने देता हूँ, जो इसकी गैस है, जो इसका धुआं है सीधा बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही लगभग 2 से 5 मिनट होते हैं अब्दुल का ध्यान एक नज़र मटन की तरफ होती है और एक नज़र उस खिड़की की तरफ ऐसे देख रहा होता है। और खिड़की आधी खुली आधी बंद जैसा सीन था और उसको अब्दुल को ऐसा लगा कि भाई उस खिड़की को कोई पूरा खोल रहा है और कोई बुढ़ा आदमी वहाँ से उसको झांक रहा है। अब जैसे ही अब्दुल ने उसको देखा और अब्दुल की यहाँ पर चीख निकली और अपनी अम्मी का दरवाज़ा पीट रहा है, अम्मी दरवाज़ा खोलो, अम्मी दरवाज़ा खोलो, हमारे घर देखो कौन आ गया, कोई बुढ़ा घुस गया। इसकी अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा नींद में होती है क्योंकि जो थोड़ी बहुत दवाई ऐसी थी खांसी मासी वाली तो डॉक्टर ने नींद की दवाई मिला कर दी थी। लेकिन जब अब्दुल चीका कब्जे से ज़्यादा जब वो आदमी अंदर आ गया फ्रेंड्स, उसी खिड़की से ही कह लो या कैसे कह लो अंदर आ गया। जो अब्दुल ने कुकर में मटन डाला हुआ था अभी ढक्कन ने लगाया, इस तरीके से उसमें हाथ डाल रहा था। इतने गरम गरम मटन में इस तरीके से हाथ डाल रहा है, उठा रहा है, खा रहा है, उठा रहा है, खा रहा है। एकदम से इसकी अम्मी की आंख खुलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखती है तो जो भी मटन था लगभग सारा नीचे कुकर वगैरह गिरा पड़ा है, फैला पड़ा है और जो कांच के बर्तन थे सब के सब टूटे हुए और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर रुबीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बोले बेटा क्या हो गया। तो अब्दुल ये बोला अम्मी ऐसे ऐसे मुझे यहाँ से एक भूत कह लो बुढ़ा कह लो झांकता हुआ दिखा। अब जैसे ही सुबह होती है पता लगाते हैं कि भाई ये पूरा इंसिडेंट क्या है। तो यहाँ पर उनके पड़ोसी ये कहते हैं कि देखो रुबीना तुम्हें पता नहीं है, तुम तो काफ़ी सालों के बाद गांव में आई हो। यहाँ पर जो अपने एक चाचा जी थे उनकी ज़मीन पड़ी थी और वो भूखे पेट वहाँ पर चले गए थे और ज़मीनी विवाद इतना बड़ा
कि वहाँ पर उनको पेड़ से बांध दिया गया, आम के पेड़ से, और उनको ऐसे ही मारा भी और अधमरा छोड़ दिया, और वो भूख पानी की प्यास में तड़पते रहे। और इस वजह से कहीं ना कहीं वही चाचा जी कह लो तुम्हारे घर में उनकी आत्मा आई थी। अब यहाँ पर रुबीना काफ़ी ज़्यादा डरी। रुबीना ने ये सोचा कि भाई आज मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, कल को क्या पता फिर से वो आ जाए। रुबीना ने एक समझदारी का काम ये किया कि भाई यहाँ से वो जो मकान था अपना परिवार का, तुरंत वहाँ से खाली किया और थोड़ा सा दूर एक कस्बे में, इनायत नगर कह लो या कहीं कह लो, वहाँ पर उसने एक छोटा सा अपना एक कमरा ले लिया और एक छोटी सी किचन ले ली। अब इधर इमरोज़ की आयु भी बढ़ रही थी और इमरोज़ ने इस बीच में थोड़ा झाड़ फूक भी मौलाना साहब से करवाया था, तो लगभग ठीक था। और मौलाना साहब ने ये कहा था कुछ समय के लिए भाई तुम मांस मछली छोड़ दे, क्योंकि उस बुड्ढे का कह लो, उस प्रेत का कह लो, थोड़ा सा तेरे पे अंश आ गया है, असर आ गया है। जैसे ही वहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो रुबीना का भी स्वास्थ्य अब थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगा। तो अब्दुल को भी ये लगा कि यार मैं तो काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं कोई काम करूँ यार, कब तक मेरी अम्मी धक्के खाती रहेंगी, अब कोई इनका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहता। और अब्दुल घर से निकल जाता है, काफ़ी ज़्यादा काम तलाशता है, लेकिन वही बात आ जाती है कि भाई पढ़ा लिखा जीरो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं, तो नौकरी मिले तो मिले क्यों। यहाँ पर अब्दुल एक पुलिया पर बैठा हुआ रो रहा था, जैसे नदी की नहर का किनारा होता है, पुलिया पर बैठ जाता है बंदा, जैसे आप भी कई बार बैठे होगे खेत की पुलिया में, तो वहाँ पर अब्दुल ऐसे ही बैठा हुआ था तो रो रहा था। तो वहीं पर ही एक बुजुर्ग आदमी आता है और ये कहता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो और क्या वजह ऐसी है। तो यहाँ पर अब्दुल ये कहता है कि मुरीद चाचा मेरे को ये समस्या है कि भाई हमारी माँ बीमार पड़ी है, घर में खाने को दाने नहीं, और ऐसे ऐसे परिवार का मैं बच्चा हूँ, और जिस जगह पे रहते हैं वो भी जगह किराए की है, अब बताओ कैसे घर की दिनचर्या चलेगी। तो वहाँ पर जो मुरीद चाचा होते हैं बोले बेटा मेरी वहाँ पर 2 दुकानें हैं, एक पंचर की दुकान है और एक दूसरी दुकान है किराने की, अगर तू वहाँ पर आ जा मैं तुझे काम भी सिखा दूंगा, और जो तेरे घर की दिनचर्या है कोशिश करूँगा कि महीने में तुझे मैं इतना खर्चा दे दूँ कि तेरा दिनचर्या आराम से चल जाए। अब्दुल जब मुरीद चाचा की ये बात सुनता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, अगले दिन सुबह नहा धो के टाइम से लगभग 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाता है। और करीम चाचा ये कहते हैं कि बेटा ये देखिए पंचर की दुकान है, यहाँ पर साइकिल वाला भी पंचर वाला आएगा, यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला भी आएगा और यहाँ पर ट्रक वाला भी आएगा, तो यहाँ पर बने रहना मेरे साथ साथ, मैं तेरी मदद भी करता रहूँगा और तू सीखते भी जाना, और मुझे भी लग रहा है तू काफ़ी ज़्यादा माइंडेड है। और ऐसे ही लगभग इसकी दिनचर्या चलती रही और 1 महीना बीता और इसको जो मुरीद चाचा थे उसने 2000 रुपये दिए। इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ अब्दुल और सीधा 2000 रुपये ले जाकर अपनी अम्मी के उसने हाथ रखे, तो इसके अम्मी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इमरोज़ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। आप ये समझ लो जैसे उनके घर में ईद का समय आ गया हो, काफ़ी ज़्यादा सिवैयाँ पकी, काफ़ी ज़्यादा समझ लो खान पीन का सामान आया। इसी तरीके से ही फ्रेंड्स इसकी दिनचर्या चल रही थी, लेकिन दुकान पर भी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था अब्दुल को। लेकिन जो मुरीद चाचा थे वो ये सोच कर पैसा ज़्यादा दे देते थे कि चलो कोई बात नहीं, मेरी जो किराने की दुकान है उससे मेरा खर्चा अच्छा चल रहा है, इस गरीब का भला हो जाए। एक समय ऐसा आता है जब रात के 8 से 9 बज जाते हैं फ्रेंड्स, कोई भी पंचर वाला नहीं आता, और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा टेंशन में अब्दुल होता है और ये कहता है कि मैंने अम्मी को वादा किया था कि अम्मी आज मैं मटन लेकर आऊँगा, लेकिन अभी तक तो भाई कोई आया ही नहीं पंचर वाला। और यही सोचते सोचते लगभग 8:30 बज जाते हैं, और जो उनके बगल का कसाई होता है तो अब्दुल शाम को ही बोल देता है कि भाई 1 किलो मुझे मटन चाहिए। तो वो कसाई अपना घर जाने से पहले इसके लिए 1 किलो मटन पैक कर रखता है, और जब अपनी दुकान बढ़ाता है कहता है अब्दुल भाई ये अपना मटन ले लो और मैं भाई दुकान बंद कर जा रहा हूँ, और फिर तुम बाद में कहोगे कि हाँ भाई मेरे को मटन देकर नहीं गए। तो इस पर अब्दुल कहता है
चाचा देखो अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो इस पर वो कसाई कहता है, बोले बेटा कोई बात नहीं, कल दे दियो, परसों दे दियो, ना तो तू भागा जा रहा है ना तो मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। अब इसी तरीके से ही मटन रख देता है अपने एक काउंटर पे ही कह लो बराबर में, और इधर लगभग 9 का टाइम हो जाता है और इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है। और अब्दुल ये सोचता है यार कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जिससे मेरी थोड़ी सी दिनचर्या भी चल जाए, और नहीं तो यार ये जो मुरीद चाचा हैं इनको क्या मैं जवाब दूंगा कि भाई आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया। सोचते सवाचते इसको लगभग फ्रेंड्स रात के लगभग 9:30-10 का टाइम हो जाता है। तो एक साइकिल वाला आता है और ये कहता है कि बोले बेटा मेरी साइकिल में पंचर लगा दो। तो अब्दुल ये कहता है चाचा तुम तो साइकिल चला के आ रहे हो, जब तुम्हें पता है साइकिल में पंचर है तो क्या पैदल पैदल नहीं ला सकते थे। तो इस पर वो जो बुड्ढन साइकिल लेकर आए थे वो ये कहते हैं, बोले बेटा तू पंचर लगा दे, ज़्यादा बात मत कर, मुझे जल्दी है और मेरे पास इतना समय नहीं है। अब्दुल यहाँ पर जैसे ही इनकी साइकिल का पहिया खोलता है तो क्या देखता है कि भाई पूरी की पूरी ट्यूब जो होती है वो कटी पड़ी है, अब इसमें नई ट्यूब पड़ेगी। वो उन्हीं अंकल से कहता है कि अंकल जी ये तो ट्यूब तुम्हारी पूरी बेकार है, तुम 2 मिनट यहाँ पर बैठो, मैं देखता हूँ जो सामान रखते हैं उनकी अगर दुकान खुली होगी तो तुम्हारी साइकिल की मैं नई ट्यूब डाल दूँगा। और इत्तेफाकन फ्रेंड्स वो दुकान भी खुली हुई होती है जिस दुकान पे साइकिल का जो मेन हार्डवेयर का सामान मिलता है, वहाँ पर जाता है और वहाँ से एक ट्यूब लेकर आता है और तुरंत उनकी साइकिल तैयार करता है। यहाँ पर अब्दुल अब इस तरीके से बैठा हुआ है यार, बोले यार ये अंकल कहाँ गए, अंकल जल्दी जल्दी आएँ, अपनी साइकिल लेकर जाएं और मैं घर जाऊं। और इधर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बारिश भी आ रही थी। इसी बीच में ही अब्दुल को बाथरूम लगता है। अब्दुल क्या करता है, जो अब्दुल की दुकान के पीछे ही जाकर थोड़ी सी खाली जगह थी, अब्दुल वहाँ बाथरूम करता था। अब जैसे ही अब्दुल बाथरूम करने के लिए दुकान के पीछे गया तो क्या देखता है, जो वो अंकल थे जो इसने अब्दुल ने मटन ख़रीदा था, नीचे बैठकर उसी मटन को कच्चा ही खाए जा रहे थे। तो यहाँ पर अब्दुल कहता है अंकल ये क्या कर रहे हो तुम, कोई कच्चा मटन खाता है। तो यहाँ पर वो अंकल इस तरीके से बुढ़ा पकड़ता है उसकी कॉलर और उसको नीचे ज़मीन पर गिराता है, बोले तू मेरी मजाक बना रहा है, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ले तू भी खा। उसके मुंह पे कच्चा मटन फ्रेंड्स डाले जा रहे थे और अब्दुल बस इस तरीके से ऐसे ऐसे कर रहा था, उनसे अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। और उसके बाद उसी बुड्ढे ने फ्रेंड्स उसको 2 से 4 थप्पड़ कह लो काफ़ी तगड़े मारे और यहाँ पर अब्दुल बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही लगभग सुबह के 4 से 5 बजते हैं तो उसकी अम्मी अड़ोसियों पड़ोसियों को भेजती है, बोले देखो अब्दुल नहीं आया पूरी रात, क्या काम तो नहीं कर रहा, और देखो मेरे अब्दुल के बारे में। अब जो वो मुरीद चाचा होते हैं वो भी भाई ये कहते हैं यार अब्दुल इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि रात भर दुकान खुली छोड़कर चला जाए, तो ये अब्दुल गया तो गया कहाँ। जैसे ही दुकान के पीछे देखते हैं तो भाई अब्दुल बेहोश पड़ा हुआ होता है। अब्दुल को उठाते हैं, बोले बेटा क्या हो गया। अब्दुल पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था और वो कच्चा मटन खा रहा था। यहाँ पर अब्दुल को उठाकर घर लेकर जाते हैं और अब्दुल की हालत ये समझ लो फ्रेंड्स ऐसी हो रही थी, कभी होश में आ रहा था कभी बेहोशी हालत में था। और डॉक्टर को बुलाया जाता है वहीं के लोकल के क्लिनिक से, वो एक आधी बोतल लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो इसको आराम करने दो। अब जैसे ही अब्दुल को होश आती है, बोले मुझे मटन खाना है, मटन ला के दो, मुझे मटन खाना है, मुझे मटन ला कर दो। तो इसकी अम्मी रुबीना जो होती है, एक पड़ोसी भी खड़ा हुआ होता है, तो उसको ये बोलते हैं कि जाओ बेटा इसके लिए आधा किलो मटन ले आओ, ये मटन की जिद कर रहा है। और जैसे ही मटन लाते हैं तो भाई वो ऐसे पकड़ता है कच्चा मटन, वही खाने लगता है। और इस पर रुबीना कहती है कि ये क्या तरीका है, तू कच्चा मटन क्यों खा रहा है। तो इस पे अब्दुल बोलता है उस अंकल ने मुझे कहा था कि कच्चा मटन बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही लगभग 2 से 3 घंटे बीतते हैं, फिर से वही दौरा कह लो, वही से वो शक्ति कह लो उस पे अटैक करती है और फिर से मटन की डिमांड करता है। तो इतने में वहाँ पर एक जानकार जो उनके धर्म के होते हैं वो भी बैठे हुए होते हैं। तो वो उनका ये कहना होता है
कि भाई ये और कोई नहीं रुबीना, ये तुम्हारे जो गांव का आदमी है जो ख़त्म हुआ था वहाँ पर, वो भूखा मारा था, इसने इसका पीछा नहीं छोड़ा और ये वही आदमी है। इतनी बात इनकी चल ही रही होती है तो क्या करता है अब्दुल ये बोलता है मुझे मटन दो, नहीं तो मैं अपना हाथ काट रहा हूँ। तो यहाँ पर रुबीना फिर उसी लड़के को भेजती है पड़ोसी को कि भाई जा इसको मटन ला कर दे। अब जैसे मटन आता है फिर से अब्दुल खाता है और खाने के बाद इस तरीके से दीवार में सिर मारता है और 2 से 3 सिर उसके दीवार पर लगते हैं। अब्दुल चारपाई पर गिरता है, वहीं पर ही उसकी फ्रेंड्स हैंड टू हैंड मौत हो जाती है। और इसके बाद इसकी माँ कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, काफ़ी अच्छा था, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था। तो फ्रेंड्स ये इंसिडेंट हमको भेजा है इमरोज ने, जिसकी आयु लगभग आप ये पूरा इंसिडेंट आप ये लगा लो सन 2011-12 का है। तो अब उसकी आयु भी 14 और 15 लगभग 28 से 30 साल इमरोज की आयु हो गई है। तो उन्होंने ये कहा था कि अजय भैया ऐसे ऐसे हमारे भाई के साथ हुआ और उसके बाद हमारी अम्मी की भी हालत कोई अच्छी खासी नहीं है और आज भी समझ लो हमारी जो अम्मी हैं बस चारपाई पे पड़ी हुई हैं, बस एक ही बात कहती रहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था। बाकी फ्रेंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जल्दी से मेरे को भेजो। डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक, जीमेल सब कुछ रखा हुआ है, आप जल्दी से सेंड कर दो। मिलते हैं एक बार फिर से नई स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।